जोहार झारखंड। आज हिस्ट्री पार्ट 25 में गुप्त वंश और उसके बाद के इतिहास के बारे में इम्पोर्टेंट वन लाइनर में अध्ययन करेंगे। गुप्त वंश के बाद हरियाणा स्थित थानसेन में हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक राज्य स्थापित किया। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। 7वीं सदी के आते आते पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गए और कन्नौज का सितारा चमका। कन्नौज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उदय से उत्तर भारत में सामंत युद्ध का आगमन हुआ और पाटलिपुत्र मुख्यतः प्रात सामंतीय स्थिति का निर्देशक बना रहा। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी जो हर्ष के शासन काल का आरंभिक इतिहास बताता है। इस इतिहास को चीनी यात्री हुआनसांग के विवरण के साथ मिलाकर पूरा किया जा सकता है, जो ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक इस देश में रहा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। दक्षिण की ओर हर्ष का अभियान तो नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन ने रोका। पुलकेशिन आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर शासन करता था। उसकी राजधानी कर्नाटक में आधुनिक बीजापुर जिले बादामी में था। हर्ष का प्रशासन अधिक सामंतित और विकेंद्रित था। राज्य की विशेष सेवाओं के लिए पुरोहितों को भूमि दान देने की परंपरा जारी रही। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र यानी सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई। चीनी यात्री हुआनसांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए और तीसरा भाग पदाधिकारियों और अमलों के बंदोबस्त के लिए और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। उसने यह भी बताया कि राज्य के मंत्रियों और ऊंचे अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की जागीरदारी प्रथा हर्ष ने ही शुरू की। हुआनसांग चीन से 629 ईस्वी में चला और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हुआनसांग के प्रभाव में पड़कर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया और उसने इसके लिए उदारतापूर्वक दान दिए। उसने हर्ष के दरबार का और उस समय के जन जीवन का सजीव विवरण लिखा, जो फाहियान के विवरण से कहीं अधिक भरपूर और विश्वसनीय है। उक्त चीनी विवरण से प्रकट होता है कि उस समय
पाटलिपुत्र पतनावस्था में था और वैशाली का भी वही हाल था। इसके विपरीत दोआब में पर्याद और कन्नौज महत्वपूर्ण हो चले थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सादा जीवन बिताते थे, पर सामंत और पुरोहित का जीवन विलासमय था। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्गों के अधिकांश लोग खेती करने लगे होंगे। हुआन सांग ने शूद्रों को त्रिशत कहा है, जो बड़े महत्व की बात है, क्योंकि धर्मशास्त्रों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में शूद्र को 3 वर्णों का सेवक माना गया है। चीनी यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों पर भी नजर डाली। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। अछूत लोग नगर में प्रवेश करने से पहले जोर जोर से आवाज़ करते थे ताकि लोग उनके स्पर्श से बच रहे। हुआन सांग के समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे। नालंदा का बिहार बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए बड़ा विश्वविद्यालय था। वहाँ 10,000 छात्र थे जो सभी बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। चीनी यात्री इत्सिन 670 ईस्वी में नालंदा आया। उसके अनुसार वहाँ केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। हुआन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। इत्सिन ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। हर्षवर्धन के काल में नालंदा में विशाल बौद्ध विहार था। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का महान संपोषक हो गया। महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में विशाल सम्मेलन आयोजित किया। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया है, जिसके गहन अलंकारित शैली परवर्ती लेखकों के लिए अनुकरणीय हो गई। हर्ष ने प्रियदर्शिता, रत्नावली और नादनंद के रचयिता थे। उसे साहित्यकार सम्राट कहा है, परंतु मध्यकाल में कई लेखकों ने इस बात की खंडन किया है कि ये तीनों नाटक हर्ष ने लिखे। कहा जाता है कि धावत नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। 7वीं सदी के आरंभ तक कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मधुर के पांड्य ये तीनों प्रमुख राज्य के रूप में उदित हुए। जैन धर्म सिमटकर कर्नाटक में ही रह गया। सामान्यतः सारे प्रायद्वीप में राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों का उदाहरण भारी संख्या में पाते हैं। तमिलनाडु में पल्लवों और कर्नाटक में बादामी के चालुक्य के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण भी आरंभ हुआ। ईसा पूर्व 2री सदी और ईसा की 3री सदी के बीच के लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। तमिलनाडु में मिले ब्राह्मी अभिलेख में भी प्राकृत के शब्द हैं, किंतु लगभग 400 ईस्वी से इस प्रायद्वीप में संस्कृत राजभाषा हो गई और अधिकांश शासन पत्र सनद संस्कृत में ही मिलते हैं।
उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बेरार में सातवाहनों के स्थान पर स्थानीय शासक वाताटतों ने प्रभुत्व जमाया। वाताटतों ने, जो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तीर्थु भूमि अनुदान दिए। वाताटत ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाताटत राज परिवार में कराया और उस राजधानी की सहायता से ईसा की चौथी सदी के अंतिम चरण में सत क्षत्रपों से गुजरात और उससे संलग्न पश्चिमी भारत के हिस्से जीत लिए। सांस्कृतिक दृष्टि से वाताटत राज ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया। वाताटतों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद उन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने उन्हें अपदस्थ कर डाला। चालुक्य किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के थे, जो ब्राह्मण के आशीर्वाद की पंक्ति में बैठा दिए गए थे। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा दंटूर क्षेत्र में इच्छातुओं का उदय हुआ। वे तो स्थानीय जनजाति के थे और अपने वंश की प्राचीनता दिखाने के लिए उन्होंने अपने वंश का नामांतरण इच्छातु कर लिया। वे नादुर्जन तोंड और धरनी तोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए हैं। उन्होंने कृष्णा दंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। वहाँ उनकी अनेक तामपत्र सनदें पाई गई है। इच्छातुओं तो अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ है लता और यह शब्द टोंडाई का रूपांतरण है, जो लता का ही वाचक है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी, जिसने टोराईनाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी स्थापित की। तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ धातु होता है। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कोची आधुनिक कांचीपुरम में बनाई, जो उन दिनों मंदिरों और वैदिक विद्या का केंद्र बन गया था। पल्लव वंशियों का आरंभ में तनब्बों से संघर्ष हुआ। धन्यवाद।